हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज़ ग्राफ्स फॉर इन इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल। तो इन इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल में क्या होता है कि जिस बॉल को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो बॉल टकराने के बाद मतलब जब उसकी कोलिजन होता है ग्राउंड से, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बॉल सेम हाइट रिगेन नहीं करती, थोड़ी सी कम हाइट रिगेन करती है। मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें लॉस होता है। तो हर बार जब उसकी टक्कर होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, फिर थोड़ा कम हाइट ऊपर जाती है, इसके बाद और कम हाइट ऊपर जाएगी, फिर अगली टक्कर में और कम हाइट ऊपर जाएगी, और फाइनली क्या होगा भाई कि मोशन हो जाएगा ख़त्म, है ना। तो फाइनली मोशन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं इन इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल। और इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था वो था इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल। उसमें क्या था, हर टक्कर के बाद सेम हाइट ही बॉल रिगेन कर रही थी। तो उसके ग्राफ अलग बनते हैं और इसका ग्राफ अलग बनता है, ठीक है। ये डिक्रीजिंग हाइट हो जाएगा, डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इस तरह ग्राफ होते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कैसे ग्राफ आपके बनेंगे। जो फर्स्ट ग्राफ हम कवर करेंगे, अच्छा इसमें जो शर्त हमने ली है कि डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ज़मीन से, है ना। अर्थ से हम देखते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट हमारा जो मेजर करना है वो ग्राउंड से करना है। बॉल कहाँ मोशन कर रही है उससे मतलब नहीं है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रही है उससे मतलब नहीं है। आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो ग्राउंड से लेना है। आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और फिर बॉल को ऑब्जर्व करो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। जब बॉल आपकी तरफ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि रेफरेंस देखिए रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे ऊपर पॉजिटिव है और इससे नीचे क्या है, नेगेटिव। तो आप ग्राउंड से नीचे तो बॉल कभी जाएगी नहीं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, होगा पॉजिटिव। लेकिन एक बार डिक्रीज होगा डिस्प्लेसमेंट और एक बार इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, लेकिन जो साइन रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए आपको ग्राउंड से लेना है पहली बार डिस्प्लेसमेंट हमेशा, और अपवार्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है। तो अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं, तो जब बॉल नीचे आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव। जैसे पहले +10 था तो +9 +8 +7 फिर 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा +8 तक जाएगा, है ना। पहले 10 था फिर 8, ऐसे मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 था तो फिर थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि हम ग्राउंड से ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो अब हम खींचते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं किसके लिए, इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल के लिए। चलिए तो देखते हैं कैसे ग्राफ बन जाएगा भाई इसका। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, एक तरफ हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और एक तरफ ले लेंगे टाइम, ठीक है भाई। आगे तक ये टाइम हो गया, इधर आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये पोजीशन भी ले सकते हो आप, यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपका एक जैसा ही बनेगा, क्योंकि आप इसको ओरिजिन मान रहे हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही इसकी पोजीशन भी रहेगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ग्राफ आपका एक ही ऐसा बनने वाला है, इसमें एग्जैक्टली कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए तो एक्सटी ग्राफ बना लेते हैं, इसका पोजीशन ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम बनाते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। अब अगर स्टार्टिंग में देखें तो ये बॉल किसी हाइट पे थी फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग में वो क्या है, जीरो नहीं है। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं, हम ग्राउंड से ले रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राउंड से अगर ऑब्जर्व करें तो पहले से इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, कुछ तो भी यहाँ पर है बॉल, ठीक है। तो आप अच्छा मेनली आप बनाइए इसका पोजीशन, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, पोजीशन समझ जाएंगे इजीली। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आप समझिए, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो पहले पोजीशन टाइम ग्राफ समझाता हूँ कैसे बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। हालांकि दोनों एक ही हैं, अलग फर्क नहीं पड़ेगा इनमें, ठीक है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो स्टार्टिंग में देखिए पोजीशन ये थी आपकी, क्लियर है भाई। ये ओरिजिन मान लें, आप जमीन को ओरिजिन मान लें, तो कुछ h हाइट पे इसकी पोजीशन थी। अब जैसे ही ये बॉल छोड़ी जाएगी तो इसकी जो पोजीशन है वो घटना शुरू करेगी, मतलब ये ओरिजिन की तरफ आना शुरू कर देगा। अच्छा स्टार्टिंग में जो पोजीशन है वो धीरे धीरे घटती है और बाद में तेजी से घटती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होगी भाई, बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग स्पीड है।
और इंक्रीजिंग स्पीड का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल होने की कोशिश करता है किसके, पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ जब आप बनाते हो और इंक्रीजिंग स्पीड होती है तो उस केस में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट या फिर इसके पैरेलल होने की कोशिश करता है। तो आपका इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ये ऐसा। ठीक है, अच्छा क्या कर रहा है ग्राफ, ये ग्राफ कर रहा है पैरेलल होने की कोशिश किसके, इसके। पहले ये ग्राफ अलग, थोड़ा सा और कर्व लेते हैं हल्का सा इस तरह से, तो ये ग्राफ धीरे धीरे पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है पोजीशन एक्सिस के। ठीक है, बॉल फाइनली टकरा जाएगी, इसका जो पोजीशन है वो 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब क्या होगा, अब बॉल ऊपर जाना शुरू करेगी टकराने के बाद। जब बॉल ऊपर जाएगी तो जो इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन थी उससे थोड़ी सी कम हाइट रिगेन करेगी, तो पूरी इतना ऊपर वापस नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा। और एक और बात है, जब ये मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये फॉलिंग मोशन है, फिर ये राइजिंग मोशन होता है, तो ये ऊपर जब जाती है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग होती है, वेलोसिटी कम होने की कोशिश कर रही होती है। जब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमेशा टाइम एक्सिस की ओर झुकना शुरू करता है, मतलब वो स्टार्टिंग में टाइम एक्सिस से जो उसका एंगल है धीरे धीरे टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करता है, एंगल को कम करना शुरू करता है। तो ग्राफ इस तरह से बनता है, ये ऐसा टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, और जो हाइट है पिछली बार थोड़ी सी कम हाइट गेन करेगा, तो फाइनली इतनी हाइट तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ऐसा पहुंच गया फाइनली। थोड़ी सी कम हाइट रहेगी इसकी पिछली बार से। अब इसके बाद फिर नीचे आएगा वापस, जब नीचे आएगा तो किस तरह करेगा, फिर इसी ग्राफ को फॉलो करेगा, वो पोजीशन एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरह से जाएगा ग्राफ आपका वापस से। ठीक है भाई, इस तरह से ग्राफ आपका हो जाएगा ये फिर से, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, अच्छा टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा इसमें, थोड़ा सा और जो ब्रॉड कर देंगे थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं भाई, टाइम भी तो धीरे धीरे कम होगा, तो जितना टाइम इसको यहाँ लगाए ना नीचे आने में, उससे कम टाइम लगेगा वापस नीचे आने में। थोड़ा सा ग्राफ आपको पतला भी करना है, साथ के साथ हल्का सा पतला भी ग्राफ होना चाहिए, इस तरह से। तो वापस आ जाएगा ऐसा, ऐसा ग्राफ आपका बन जाएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा। अगली बार क्या होगा, अगली बार और हाइट कम होगी, तो यहाँ पर कहीं हाइट ले ली जाए इस तरह से ना, इसको ऐसा बना दीजिए, और कम टाइम लगेगा इसको, इससे ये टाइम है तो ये टाइम और कम होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे हाइट कम होती जाएगी, फाइनली क्या हो जाएगा, फिर ये तो जैसे नीचे आता है तो ये ग्राफ हमेशा पोजीशन एक्सिस के पैरेलल रहेगा, जब ऊपर जाएगा तो टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, वापस फिर पोजीशन एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, फिर टाइम एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ग्राफ ही आपका बढ़ता रहेगा, ये फॉलिंग, ये राइजिंग, फिर फॉलिंग, फिर राइजिंग, फिर फॉलिंग, इस तरह से होता रहेगा। अभी ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, धीरे 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 फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ आपका बनता है कैसा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है भाई, अब आप ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट अगर हम मेजर करते हैं कहाँ से, ग्राउंड से, और ये मान लें कि भाई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका ये है ग्राउंड से, है ना, पहले से इसका डिस्प्लेसमेंट 0 काउंट नहीं कर रहे हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है। अब ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो बॉडी का, तो बॉडी ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुकी थी, यहाँ पर थी बॉडी, अब इसका मोशन स्टार्ट किया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी यही बनेगा एज इट इज। तो चाहे पूछे पोजीशन टाइम ग्राफ और चाहे पूछे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपको यही बनाना है। क्लियर होगी बात, है ना। लेकिन ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मेजर हो रहा है, ग्राउंड से, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपने 0 नहीं लिया है, तब आपको ग्राफ ऐसा बनेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ये क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, और फाइनली क्या होता है, 0। फाइनली ये 0 हो जाएगा, और टाइम गैप भी कम होगा, और टाइम कम, फिर उसके बाद और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से टाइम भी कम हो रहा है, क्योंकि भाई कम हाइट ट्रेवल करेगा तो टाइम भी कम लगता है इसको जाने और वापस आने में।
तो ये टाइम पूरा मोशन का और ये टाइम में क्या होगा, फर्क होगा, ये टाइम ज़्यादा होगा, ये टाइम धीरे धीरे कम होगा। तो ये गैप भी आपको धीरे धीरे कम करना है, और कम करना है, फिर और कम करना है, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से फाइनली आपको दिखाना है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, किसमें, इन इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल में। अब अगर यही बॉल इलास्टिकली मोशन कर रही होती तो उस केस में कैसा बनता ग्राफ, ये टाइम गैप भी सेम लेते आप और इसी को सेम हाइट तक हम बढ़ाते जाते इन्फिनाइट टाइम तक। तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। उसको भी हम कवर कर लेंगे एक बार और दोबारा समझने के लिए। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखते हैं कैसा बनेगा भाई। अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा जाए तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है भाई, 0। ठीक है, इनिशियली वेलोसिटी 0 और जो वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या मान रखा है भाई, नेगेटिव, क्योंकि हमने अपवर्ड को पॉजिटिव मान रखा है, इसका मतलब डाउनवर्ड क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, अच्छा पिछली बार जो पोजीशन थी ना, डिस्प्लेसमेंट था, ओरिजिन इसको मान रखा था, डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा ऊपर ऊपर आया था, है ना, ओरिजिन से ऊपर, तो उसको प्लस माना था। वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की ओर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से कर रहे थे मेजर, तो वो ऊपर की तरफ ही दिखा था। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर पिछली बार तो नीचे आ रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नीचे यहाँ से थोड़ी मेजर करना है डिस्प्लेसमेंट, आपको इस जगह से करना है, यहाँ से अर्थ से। तो अगर बॉडी नीचे आ रही है, मान लीजिए बॉडी किसी टाइम यहाँ पर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ऐसे आपको डिस्प्लेसमेंट लेना ही नहीं था, आपको ग्राउंड से ही लेना था हमेशा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव था पिछली बार, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो भाई डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड आ रही है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो वेलोसिटी जो ग्राफ बनेगा आपका वो ऐसा बनेगा, स्टार्टिंग में जब ये नीचे आ रहा होगा तो अच्छा इंक्रीजिंग स्पीड रहेगी, स्पीड तो बढ़ेगी टाइम के साथ। अच्छा बढ़ेगी कैसे, लीनियरली, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और स्पीड बढ़ रही है लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये वेलोसिटी आपको नेगेटिव दिखानी है स्टार्टिंग में और लीनियरली बढ़ती हुई दिखानी है टाइम के साथ, तो ऐसे बढ़ गई है, ठीक है भाई। अब बॉल टकरा गई, टकराने के बाद क्या होगा, अच्छा मान लीजिए इसने जो नेगेटिव वेलोसिटी कवर की थी ना, बॉल ने जो नेगेटिव वेलोसिटी से जो फाइनल जमीन से जस्ट टकराने से पहले जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लेते हैं -v0, ठीक है। टकराने के जस्ट बाद जो इसकी स्पीड रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो पॉजिटिव कंसिडर होगी क्योंकि अब वो ऊपर की तरफ जा रही होगी बॉडी, तो यहीं से तुरंत आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अच्छा ये जो इनके ये वाला मोशन का टाइम है और ज़मीन से बॉल जब टकराती है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है, पर वो जो टाइम है टकराने का, कोलिजन टाइम जो है वो इनके मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइम से बहुत कम है। मैं क्या कह रहा हूँ एक बार ध्यान से, मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, जब ये बॉल आती है टकराती है, टकराने कुछ देर तक ये अर्थ के कांटेक्ट में रहती है ना, उसको बोलते हैं कांटेक्ट टाइम या कोलिजन टाइम। तो वो टाइम पूरे मोशन के कंपैरिजन में, अगर पूरा मोशन देखें ऐसे नीचे आती है बॉल, अभी वापस ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, तो ये पूरा टाइम और टकराने कांटेक्ट टाइम, दो टाइम है अपने पास, तो कोलिजन टाइम और ये पूरे मोशन का टाइम, इनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। कोलिजन टाइम बहुत कम होता है बाकी मोशन के टाइम से, तो इसको अगर हम कंसिडर कर लें मोशन अंडर ग्रेविटी, तो कोलिजन टाइम जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के टाइम से क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ना के बराबर। तो हम मान लेंगे जस्ट जैसे यहाँ पर टकराएगा वैसे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। लेकिन जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू है वो v0 थोड़ी सी कम रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको गैप ये इतना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आप कम कर दीजिए, इतना गैप था थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये है ना, टकराने के जो इसके बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी स्पीड। अच्छा अचानक डायरेक्शन भी इसकी क्या हुई है, रिवर्स हो गई है,
क्योंकि पहले नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जाएगा, तो डायरेक्शन आपको सीधे ऊपर लेनी है, इस जगह पे ले आना है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी और फाइनली यहाँ पर आकर 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं राइजिंग। तो फॉलिंग था, फॉलिंग मोशन। अब इसके बाद अचानक स्पीड ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, वेलोसिटी ने, सॉरी, अचानक ही वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है, इसलिए उसको हमें पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन होगा, है ना, अच्छा, ये और ये इतने जो टाइम खर्च हुआ है वो ना के बराबर ही, ये टाइम है, सीधा ले लिया मैंने, हल्की सी तिरछी लाइन लेनी पड़ती है, हल्की सी तिरछी, लेकिन वो टाइम इतना कम है कि उसको हमने सीधा ही मान लिया, ना के बराबर टाइम मान लिया, कि वो टाइम कुछ लैप्स हुआ ही नहीं है। ये हो गया 0। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन की बात होगी भाई, ये है ना। तो टाइम गैप भी आपको कम दिखाना है, देखिए थोड़ा कम टाइम गैप दिखाया मैंने पिछली बार से, है ना। तो बढ़ने की वेलोसिटी और वापस 0 होने की वेलोसिटी में थोड़ा सा आपका कम टाइम गैप भी दिखाना पड़ेगा, ऐसे दिखा दे, थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि आगे भी ग्राफ खींचना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा भाई, वापस नीचे आएगी, तो वापस जब नीचे आएगी ये, तो डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी, अभी तक ऊपर चल रही थी और 0 हो गई, अभी नीचे आना शुरू करेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और बढ़ेगी, लेकिन बढ़कर ये V0 तक नहीं जाएगी, थोड़ी सी कम रह जाएगी, जितना ये लिया उतना यहाँ पर आप वापस ले लो, थोड़ा सा और नीचे तक इसको ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से पिछली बार से हम जितना इसको ऊपर लिया उतनी आप इसको नीचे ले लीजिए, एग्जैक्टली यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक का मोशन हो गया, अब इसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, टकराने के जस्ट बाद इसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और टकराने का टाइम क्या है, ना के बराबर, तो तुरंत यहीं से तो आपको थोड़ी सी और कम ऊंचाई तक लेके आना है, इसको यहीं तक लेके आइए, है ना। ये अब इसके बाद ऐसे ग्राफ बना दीजिए, देख तो ऐसी कॉपी होगा ये। अब इसके बाद क्या होगा भाई, ये वाला मोशन हो गया, ये पूरा मोशन हो गया। अब इसके बाद इस वाले मोशन की बात करें तो फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने, जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, और फिर जब वापस नीचे आएगा तो फिर बढ़ के नेगेटिव हो जाएगी, तो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। फिर इस डायरेक्शन में अपवर्ड रहेगी, तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्राफ, इस तरह से हो जाएगा, है ना। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्राफ ये, फिर इस तरह से हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा ग्राफ ये, और फाइनली क्या हो जाएगी भाई स्पीड इसकी, फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो 0 स्पीड को ये गेन कर लेगा, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा। इस बार डिक्रीजिंग है। अच्छा, पिछली बार क्या था, पिछली बार ये सारी लाइंस सेम बन रही थी, इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल में सेम स्पीड रिगेन कर लेता है, जो इसकी टकराने के पहले की स्पीड थी वो टकराने के बाद की होती है, बस डायरेक्शन का फर्क होता था। तो ये लाइंस हमेशा क्या थी, बराबर लेंथ की थी और पैरेलल थी। यहाँ पर क्या होता है उनकी लेंथ कम होती चली जाती है, टाइम गैप भी कम होता है, टाइम गैप ज़्यादा है, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या है, सेम थोड़ी, कम हो जाएगा, ये टाइम ज़्यादा रहेगा, ये टाइम कम रहेगा, तो टाइम भी आपको साथ साथ में कम करते जाना है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर होगी बात, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका बनके तैयार हो गया। अब अगर हम बात करें इसी में स्पीड टाइम ग्राफ की, किसकी भाई, स्पीड टाइम ग्राफ की, तो स्पीड की जो वैल्यू होती है, स्पीड जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, वो तो भाई हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। तो स्पीड आपकी नेगेटिव आप नहीं दिखा सकते। क्लियर होगी बात। तो स्पीड अगर नेगेटिव नहीं दिखा सकते, उसको पॉजिटिव ही दिखाना है तो कैसे करेंगे। तो ग्राफ हल्का सा कॉम्प्लिकेट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा उसको। देखिए कैसे करना है। जो भी नीचे की तरफ ग्राफ हमने बना रखे हैं, जो भी ग्राफ हमने नीचे की तरफ बना रखे हैं, इनको पलट के हमें ऊपर करना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि जो स्पीड टकराने के पहले है और टकराने के बाद है वो सेम नहीं है, थोड़ी सी कम होती है, और टाइम लैप्स क्या है, ना के बराबर। तो स्पीड टाइम ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो ये ग्राफ पहले तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है इसको ऊपर पलट दीजिए, क्योंकि हमें सेम ग्राफ बनाना है, पर डायरेक्शन कैसे रखनी है, पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन थी तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया हमने, लेकिन स्पीड थोड़ी नेगेटिव पॉजिटिव होगी। तो अब स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लें एक बार। तो इसको इरेज करना पड़ेगा, ये ग्राफ ऊपर चलाएगा ऐसा, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ है उतनी आप ये ऐसे ले लें, ठीक है। अब इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं इरेज, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए
इसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही बॉल जमीन पे टकराती है वैसे ही इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। अब स्पीड कभी नेगेटिव तो लेनी है, तो यहीं से आप सीधे थोड़ा सा कम कर दोगे ऐसा, ये ग्राफ अचानक कम हो गई स्पीड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा भाई, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फाइनली इसकी स्पीड क्या होगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, पहले स्पीड बढ़ी, टक्कर हुई, थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन रहेगी तो पॉजिटिव ही। उसके बाद स्पीड घटेगी, जब राइज जाएगा तो स्पीड घटेगी, घटने के बाद क्या हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी। अब इसके बाद जब ये नीचे आएगा तो वापस से स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, और जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट तक ये पहुंचेगी। क्योंकि जो टकराने के बाद की स्पीड है, मान लीजिए v1 है, तो वापस आएगा तब इसकी स्पीड वापस क्या रहेगी, v1 ही रहेगी। तो सेम हाइट पर आप यहाँ पे ले आइए, इस जगह जस्ट इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अगर आप इस तरह से ले आते हो यहाँ पर, ठीक है, जस्ट बिल्कुल सेम हाइट तक लेना इसके ऊपर। ये यहाँ देखिए, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर यहाँ v0 टकराने के जस्ट पहले और टकराने के बाद अगर हम v1 मानते हैं तो ये हाइट v1 ही रहेगी, ये वेलोसिटी v1 ही रहेगी। टकराने के जस्ट बाद अगर वेलोसिटी v1 थी तो वापस जब आएगा जमीन पर तब टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v1 रहेगी। फिर टकराने के जस्ट बाद क्या हो जाएगी, v2, और फिर टकराने के जस्ट पहले v2 रहेगी, फिर इससे बदलती है ना। तो फिर थोड़ी सी कम, अच्छा अभी टक्कर हो गई v1, तो v1 तक हम इसको बढ़ा दिया, v1 पहले 0 ही, यहाँ पे v1 थी, घट के 0 हो गई, ये v1 थी। ये बॉडी नीचे आई तो इसकी वेलोसिटी v0 थी, स्टार्टिंग में ये टॉप है, ये v0 का मिल रहा है ना। फिर क्या हुई, टकराने के बाद जस्ट कम हो गई इसकी वेलोसिटी, तो v0 से अचानक कम हो गई, टक्कर के टाइम में ना के बराबर, तो अचानक कम हो गई, आप ऐसे मान सकते हो, तो ये v1 हो गई भाई। फिर 0 ही, और फिर बढ़कर वापस v1 हुई, तो v1 तक ही पहुंचाया इसको मैंने, टॉप इसका v1 तक ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे टक्कर होगी अचानक स्पीड कम होगी, v2 हो जाएगी, तो अचानक स्पीड कम होगी क्या हो जाएगी, v2, तो v1 से अचानक कम होकर v2 हो गई। तो फिर आप यहाँ दिखा दोगे ऐसे करके, ये स्पीड v2, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब क्या होगा भाई, तो यहाँ के बाद फिर स्पीड कम होगी, 0 हो जाएगी, तो वापस 0 कर दिया आपने। अब इसके बाद क्या होगा, जितनी स्पीड थी टकराने के जस्ट बाद, जब वापस आएगा टकराने के जस्ट पहले, फिर स्पीड वही रहेगी v2, तो इसको इसी हाइट तक आपको बढ़ा देना, ठीक है। ऐसा नीचे वाले ग्राफ को पलट के ऊपर बना दीजिए फिर से वापस, ऐसा मिला दिया सेम पॉइंट पे इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद फिर स्पीड अचानक कम कर दीजिए, इसकी हटा दिया इसको। अब इसके नीचे वाले ग्राफ को हटा दीजिए आप, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, और फिर इसी हाइट तक क्या करेंगे आप, इसको ऐसा बना देंगे, और फिर थोड़ी सी कम कर देंगे इसकी स्पीड, नीचे वाले ग्राफ को हटा देंगे, फिर उतने ही ऊपर बना देंगे सेम ऐसा, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसकी स्पीड कम कर देंगे इस तरह से, फाइनली ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और फाइनली आप 0 दिखा देंगे। तो इस तरह से आपका एक ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इसका। इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल में स्पीड टाइम ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ये हमेशा पॉजिटिव लेनी है स्पीड, कभी निगेटिव तो लेनी नहीं है ना। फिर से एक बार समझ लें, बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो जमीन पर आएगी, तब इसकी स्पीड क्या है, v0, तो बढ़ेगी, तो स्पीड तो क्या पॉजिटिव दिखानी है, और बढ़ रही है तो ऊपर तो दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जब यहाँ से v0 से v1 होती है तो उसमें टाइम क्या होता है, बहुत कम। कॉन्टैक्ट टाइम विद अर्थ जो होता है इस मोशन का पूरे का, वो बहुत कम होता है। तो आपको टाइम में बिल्कुल पैरेलल लाइन दिखानी है, टाइम तो बढ़ा ही नहीं। आप ऐसे मान लो जमीन से टक्कर टाइम आपको इग्नोर कर देना है इस पूरे मोशन में, ठीक है, ना के बराबर होता है वो, टाइम बहुत कम होता है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स का होता है ना। और बाकी पूरा मोशन किस में है, सेकेंड्स में है, तो लाखों करोड़ों का अंतर है, उसको आप इग्नोर कर दें, सीधे आप यहाँ पे दिखा दें सीधी लाइन। और उसके बाद स्पीड कम होगी, v1 हो जाएगी, और फिर स्पीड कम होते होते 0 होगी, तो कम होते होते 0 कर देंगे आपको, फिर वापस जब नीचे आएगा तो बढ़ेगी। ये क्या है, ये फॉलिंग ग्राफ है। ये क्या है, राइजिंग। ये क्या है, फॉलिंग। ये क्या है भाई, राइजिंग। इस तरह से हो रहा है, ठीक है, फॉलिंग राइजिंग इसका होता रहेगा। तो टक्कर जब होती है, टक्कर के तुरंत बाद स्पीड कम होती है, तो उसको आपको ऐसे दिखाना होता है, भाई ज्यादा स्पीड थी तुरंत कम हुई है तो स्ट्रेट लाइन सीधी नीचे लो, उसके बाद कम करके वापस 0 कर देंगे।
तो ये टाइम गैप आपको इग्नोर कर देना है, यहाँ पर जो टाइम गैप दे रखा है हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है स्पीड टाइम ग्राफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से आप नोट कर लेंगे। अब अगर हम बात कर लें किसकी, एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, AT ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है भाई, बाकी तो जी चलेगा। जब भी मोशन होता है, जमीन से कांटेक्ट के टाइम को अगर हम इग्नोर कर दें, जमीन से कांटेक्ट के टाइम को अगर हम इग्नोर कर दें, तो जो ग्राफ होता है, जो पूरा ग्राफ बनेगा वो सिर्फ जी के लिए बनेगा, क्योंकि फिर वो मोशन अंडर ग्रेविटी करता है, मोशन केवल एक्सेलरेशन जी ही काम करता है। जब वो जमीन से टकराता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हल्का समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जब जमीन से टकराता है तब इसके पास जी के अलावा, जैसे एक तो फोर्स काम कर रहा है mg, इसका वजन नीचे की ओर, इसके अलावा जमीन इस पे एक धक्का मारती है ऊपर की ओर n, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जो n होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ रही होती है, नहीं कांस्टेंट भी नहीं रहती, ये बदलती रहती है टाइम के साथ धीरे धीरे, ठीक। तो ये धीरे धीरे बदल रही होती है। तो जो आपका फोर्स काम करता है टक्कर में, जो टाइम लग रहा है उसमें, वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। किसमें होता है, ऐसे टक्कर बढ़ेगी तो और कांटेक्ट में आएगा और फोर्स, तो फिर और n बढ़ेगा और n बढ़ेगा, n बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ये जमीन को छोड़ेगा जैसे ही, वैसे ये फोर्स n गायब हो जाएगा, फिर mg काम करना शुरू कर देगा आपका। तो जमीन से जब टक्कर हो रही होती है तो फिर n भी काम कर रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बाकी में तो जी रहेगा। तो क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के टाइम के लिए जी काम करा, जी इज इक्वल टू माइनस जी। क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन जो जमीन वाला है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो उसकी वैल्यू आपको नेगेटिव लेनी है, ठीक है भाई। अब जमीन से टक्कर का टाइम ना के बराबर मान रखा है हमने, है ना। और उसमें क्या होता है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका बढ़ रहा होता है। आपको थोड़ा सा ग्राफ आप ऐसे ऐसे दिखा सकते हो उसको, इस तरह से, लाइन इस तरह से, ठीक है, अचानक ये, ठीक है। तो जमीन से टक्कर, अच्छा उसमें टाइम तो लगता नहीं है, जो जमीन की टक्कर टाइम वो ना के बराबर मान रखा है, टाइम को आपको वही लेना है, बिल्कुल पैरेलल, टाइम आपको बढ़ाना नहीं है, बस यहाँ पर फोर्स क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो दो फोर्स काम कर रहे होते हैं जब जमीन से टक्कर होती है बॉल की, तो एक काम करता है n ऊपर और एक काम करता है mg नीचे की ओर। पिछली बार भी आप ऐसा कर सकते थे, इलास्टिकली बाउंसिंग बॉल में भी आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो और बनाना चाहो तो। वैसी लाइन मिलती नहीं, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूँ जाके आपको फील आ जाए। n और mg, तो n क्या होता है, एडजस्टिंग फोर्स, धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। टक्कर के समय जो नेट फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ काम करना शुरू कर देता है, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, अपवर्ड। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम होके तो नेट एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो बॉल फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है। इस तरह से बॉल वापस ऊपर जाती है ना। जो पहले बॉल का एक्सीलरेशन था टकराने के जस्ट पहले, वो नीचे था, फिर बॉल ऊपर कैसे गई, तो टक्कर के समय एक फोर्स ऊपर काम करता है जो बॉल को ऊपर की तरफ ढकेलता है और इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। तो नेट फोर्स आता है बॉल पे n माइनस mg, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन था हमारा, वो वैल्यू से कम होती है और होते 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 जीरो, फिर उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और फाइनली जो हमारे पास फोर्स आता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉल जब जमीन को छोड़ती है तो वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही बॉल ऊपर जाना शुरू करती है, बॉल जैसे ही जमीन को छोड़ती है वैसे ही n गायब होता है, तो फिर वापस कौन आता है, mg, है ना। तो फिर वापस ऐसे ही रहेगा, इस तरह से ग्राफ, ठीक है। ग्राफ आपका फिर वापस ऐसा हो जाएगा और ये पूरे मोशन में ऐसा ही रहेगा। फिर जैसे जमीन पर टकराएगी तो फिर एक लाइन आपको सीधी बना देनी है इस तरह से। वैसे लाइन बड़ी मिलती नहीं है, आपको सीधा ऐसे ग्राफ लेना है, ऐसे नीचे वाला ग्राफ है इज इक्वल टू mg, पर जो रियलिटी है इसकी वो इस तरह से है जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है भाई। अगली बार का जो टाइम गैप है थोड़ा सा कम रहेगा, तो टाइम गैप थोड़ा सा कम दिखाओगे, उस टाइम गैप के लिए एक ही वैल्यू जी रहेगी। इस पूरे मोशन के लिए, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए एक ही वैल्यू क्या होती है, माइनस जी होती है। फिर जैसे जमीन पर टक्कर होती है, मतलब इतने टाइम के लिए ये फोर्स एक्स्ट्रा आपको दिखाना पड़ता है,
ठीक है। और ये थोड़ा सा कम भी दिखाना है, इसकी लेंथ भी थोड़ी कम करनी है, क्योंकि पिछली बार जो फोर्स था अपवर्ड डायरेक्शन में उससे कम फोर्स आएगा इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में। तो और कम कर देना है आपको फोर्स, इस तरह से एक्सीलरेशन और कम कर देना है, ठीक है। और फिर अगली बार थोड़ा सा कम टाइम गैप दिखाओगे इस तरह से, फिर से और कम कर दोगे आप, फिर थोड़ा सा कम दिखाओगे, फिर से और कम कर दोगे आप, है ना, इस तरह से। और फाइनली क्या होगा, जब बॉल आपकी रुक जाएगी, नेट एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 0 आ जाएगा, तो वैसे ही बॉल आपकी रुक जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ आपका बनेगा 80 ग्राफ, A=-G वाला ग्राफ। अगर ये बॉल इलास्टिकली मोशन कर रही होती तो ये जो लाइंस बन रही है ये बिल्कुल सेम हाइट तक बनती हैं और एक अनंत समय तक चलता रहता है, इन्फिनाइट टाइम तक ये चलता रहता है ऐसे। थोड़ा शॉर्ट टाइम गैप भी आपको थोड़ा हमेशा हर बार कम करते आना है। एक इसके बाद थोड़ा कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से फाइनली हो जाएगा 0। तो ये बनता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक बार वापस समझ ले, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है भाई कि जो एक्सेलरेशन था, मोशन अंडर, मतलब जब जमीन से कांटेक्ट जब होता है तो ये एक्स्ट्रा लाइन आपकी आती है। ये कहाँ से आती है वही समझना है, बाकी तो A=-G है ही। जमीन से टक्कर के समय ये लाइन आपकी एक्स्ट्रा आती है और बाकी जितना भी मोशन हो रहा है उसमें A=-G ही रहना है। तो ये लाइन क्यों आती है, क्योंकि जब जमीन से टक्कर होती है तो एक फोर्स एक्स्ट्रा काम करता है N ऊपर की ओर और एक फोर्स काम करता है mg नीचे की ओर। नेट फोर्स जो होता है वो N-mg होता है और इसमें N क्या होता है, वेरिएबल। N अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है ना। तो अच्छा, ये वैल्यू बहुत शॉर्ट टाइम में बढ़ती है। ये जो टाइम होता है जमीन से कांटेक्ट का, बॉल का और जमीन का कांटेक्ट टाइम बहुत कम होता है, तो उसको हम ना के बराबर टाइम मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं जो फोर्स था ना, अचानक ही अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अचानक ही इसकी जो डायरेक्शन है वो पलट जाती है और वैल्यू इंक्रीज करता है ये ऊपर की तरफ, और इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो जाता है और उसके बाद बॉडी ऊपर जाना शुरू कर देती है। और जैसी बॉडी से छोड़ती है फिर जो एक्सेलरेशन है वापस नीचे चला आता है, क्योंकि N गायब हो जाता है, फिर mg नीचे नीचे बचता है, तो फिर वापस ये रहता है। इस तरह से ग्राफ आपका बनता है। इसको बोलते हैं ग्राफ फॉर इनइलास्टिकली बाउंसिंग बॉल, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ आपके बनते हैं।